जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हम लोग पेपर कोड बीपीसीएस 187 मानव संसाधनों का प्रबंधन की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो हम आई बटन में ऐड कर देंगे। तो वीडियो के साइड में आपको ये दिख रही होगी, तो वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सिंपली आपको गूगल पे जाना है, shop.hindustan.com सर्च करना है। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आपको सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है। जो आपका पेपर कोड है बीपीसीएस 187। जैसे आप सर्च करेंगे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। तो यहां से आप लोग इसको बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर इस व्हाट्सएप आइकन पर क्लिक करके व्हाट्सएप को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कार्यस्थल की विविधता क्या है? कार्यस्थल में विविधता की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। अगर आप लोग इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो कैसे डाउनलोड करेंगे? आपको गूगल पे जाना है, वहां पे सर्च करेंगे बीपीसीएस 187 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जून 2025 और लिखेंगे पीछे हिंदुस्तान नॉलेज। ठीक है, तो आपको एक आर्टिकल मिलेगा। उस आर्टिकल पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको जो है पीडीएफ का डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वहां नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर हम लिंक प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कार्यस्थल की विविधता क्या है। कार्यस्थल में विविधता की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो कार्यस्थल की विविधता यानी कि वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब है कि एक कंपनी या संस्था में अलग अलग पृष्ठभूमि, संस्कृति, लिंग, उम्र, धर्म, भाषा, शारीरिक क्षमता, जाति और अनुभव वाले लोग एक साथ काम कर रहे हैं। जब किसी संस्था में विभिन्न सोच, अनुभव रखने वाले कर्मचारी होते हैं तो वह संस्था ज्यादा रचनात्मक, समझदार बनती है। कार्यस्थल की विविधता में न सिर्फ कर्मचारियों का एक दूसरे से सीखने को अवसर मिलता है बल्कि इससे संगठन की कार्य क्षमता और नवाचार भी बढ़ती है। तो कार्य विविधता का मतलब क्या है? कोई एक कंपनी होती है, उसमें अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग काम करते हैं, किसी की संस्कृति अलग है यानी कि लिंग अलग है, किसी की उम्र अलग है। इससे क्या होता है? इससे सबके पास अलग अलग अनुभव होते हैं और एक दूसरे से अनुभव सीखने का मौका मिलता है। इससे क्या होता है? इससे जो है कार्यस्थल की जो है विविधता भी बढ़ती है और इससे जो है संगठन जहां पर वो काम कर रहे हैं उसकी कार्य क्षमता और नवाचार भी बढ़ता है। इसके बाद देखते हैं कार्यस्थल में विविधता की चुनौतियों का कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि विविधता के कई फायदे लाती है लेकिन इससे जुड़े कुछ चुनौतियां भी होती हैं। पहली है संचार की कठिनाई, यानी कि अलग अलग भाषाओं के अगर लोग एक कंपनी में काम करेंगे तो इसमें संचार की भी कठिनाई आती है। अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों से आने वाले कर्मचारियों के बीच संवाद में समस्या हो सकती है। एक ही बात को हर कोई अलग तरीके से समझ सकता है जिससे गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसके बाद है संस्कृति का टकराव। जब लोग अलग अलग रीति रिवाजों और मान्यताओं को लेकर आते हैं तो उनके काम करने के तरीके और सोच में अंतर हो सकता है। कभी कभी टकराव की स्थिति बन सकती है, जैसे समय की पाबंदी, बॉस से बात करने का तरीका या उत्सव मनाने की परंपराएं। यानी कि अलग अलग देखिए संस्कृति के लोग होंगे तो कोई कब त्योहार मनाए, कोई अलग त्योहार मनाएगा, तो इससे भी जो है संस्कृति का टकराव भी देखने को मिलता है। इसके बाद है पूर्वाग्रह और भेदभाव। कुछ लोग किसी खास समूह के लोगों के खिलाफ सबसे पहले बनी धारणा रखते हैं। यह पक्षपात भरे निर्णयों को जन्म दे सकता है, जैसे कि प्रमोशन, टीम वर्क या काम के अवसरों में असमानता देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पर है समावेशन की कमी, लैक ऑफ इंक्लूजन। अगर कोई संगठन विविधता को तो अपनाता है लेकिन सभी को समान रूप से शामिल करने में असफल रहता है तो कुछ कर्मचारी अलग थलग महसूस कर सकते हैं और इससे उनकी काम में रुचि कम हो सकती है और जो प्रदर्शन यानी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित हो सकती है। यानी कंपनी क्या करती है? विविधता को तो अपनाती है लेकिन सभी को समान रूप से ट्रीट नहीं करते। इससे कर्मचारी को अलग थलग महसूस होता है और उनकी जो है काम में रुचि कम हो सकती है। इसके बाद प्रशिक्षण और जागरूकता की जरूरत। विविधता को ठीक से संभालने के लिए कर्मचारियों और प्रबंधकों को विशेष प्रशिक्षण देना पड़ता है और यह समय, मेहनत और संसाधन मांगता है। यानी कि अगर हमको विविधता ठीक से संभालनी है तो कर्मचारियों और प्रबंधकों को विशेष प्रशिक्षण देना पड़ेगा और समय, मेहनत और संसाधन भी मांगता है।
अगर हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष देखें तो निष्कर्ष में लिखेंगे कार्यस्थल में विविधता आज के समय की जरूरत है, क्योंकि यह संगठन को वैश्विक सोच, नए विचार और बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करता है, लेकिन इसके साथ आने वाली चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन चुनौतियों से निपटने के लिए संगठनों को एक सकारात्मक और समावेशी माहौल बनाना चाहिए, जहां सभी कर्मचारियों को समान अवसर और सम्मान मिले। प्रशिक्षण, स्पष्ट संवाद और नेतृत्व की भूमिका इन चुनौतियों को कम करने में मदद करती है। जब विविधता को सही तरीके से संभाला जाता है तो यह संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यानी कि अगर हम लोग विविधता को सही से संभाल लेते हैं तो जो हमारी कंपनी है वो जो है जल्दी से जल्दी ग्रो होगी। तो यहाँ पर इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं और उससे कुछ फायदे भी हैं। तो इसकी अलग अलग देखिए, कोई भी चीज होती है उसके प्रो एंड कॉन्स दोनों चीजें होती हैं। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, चयन के महत्व को समझाइए, चयन की तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो चयन का अर्थ है किसी संगठन में सही व्यक्ति को सही काम के लिए चुनना। यह प्रक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संगठन को ऐसे कर्मचारी मिलते हैं जो न केवल योग्य होते हैं बल्कि संगठन की जरूरतों और लक्ष्यों को भी समझते हैं। चयन का अर्थ क्या है? किसी संगठन में सही व्यक्ति को सही काम के लिए चुनना ही चयन कहलाता है। और यह प्रक्रिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन को एक ऐसे कर्मचारी मिलते हैं जो योग्य होता है और वो संगठन की यानी कंपनी की जरूरतों और लक्ष्यों को भी समझता है। चयन का मुख्य उद्देश्य यह है कि संगठन को ऐसा कर्मचारी मिले जो अपने कार्यों को प्रभावी तरीके से कर सके, समय पर निर्णय ले सके और टीम के साथ सहयोग करके संगठन की प्रकृति में योगदान दे सके। इसके बाद है, चयन की प्रक्रिया के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। पहला है संगठन की उत्पादकता में वृद्धि। योग्य कर्मचारी कार्य को कुशलता से करते हैं जिससे उत्पादन और सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ती है। दूसरा है समय और धन की बचत। सही चयन से कर्मचारी जल्दी से कार्य निपुण हो जाता है जिससे प्रशिक्षण और पुनः भर्ती में लगने वाला समय, पैसा और बचता है। इसके बाद है कर्मचारी संतोष और स्थायित्व। जब व्यक्ति की योग्यता के अनुसार कार्य मिलता है तो वह संतुष्ट रहता है और लंबे समय तक संगठन में काम करता है। यानी कि जब कोई योग्य व्यक्ति को वही कार्य मिलता है जो वो करना चाहता है तो वो उस जो कंपनी या संगठन में बहुत दिनों तक काम करता रहता है। इसके बाद यहाँ पर है सकारात्मक कार्य वातावरण। जब हर कर्मचारी उपयुक्त होता है तो टीम वर्क बेहतर होता है और कार्यालय में अच्छा माहौल बना रहता है। इसके बाद प्रभावी निर्णय लेना। एक अच्छा चयन संगठन को भविष्य के नेताओं और कुशल प्रबंधकों को तैयार करने में मदद करता है। इसके बाद है चयन की तकनीकी यानी टेक्निक्स कौन कौन सी सिलेक्शन की। तो सबसे पहले तो है आवेदन पत्र और बायोडेटा की जांच की जाती है। इसके बाद है प्रारंभिक स्क्रीनिंग यानी कि जो अपात्र उम्मीदवार को छांटकर योग्य लोगों को आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इसके बाद लिखित परीक्षा ली जा सकती है, साक्षात्कार कर सकते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण ले सकते हैं और सिमुलेशन तकनीक यानी कि इसमें उम्मीदवार को किसी कार्य की नकली स्थिति में रखकर यह देखा जाता है कि वह उस परिस्थिति में कैसे कार्य करता है। इसके बाद संदर्भ जांच यानी कि रेफरेंस चेक आप लोग कर सकते हैं। चिकित्सा परीक्षण यानी कि मेडिकल टेस्ट, यह देखा जाता है कि उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष देंगे तो चयन प्रक्रिया किसी भी संगठन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे संगठन को सक्षम और योग्य मानव संसाधन प्राप्त होते हैं। एक अच्छी चयन प्रक्रिया से संगठन की सफलता और स्थायित्व दोनों सुनिश्चित होते हैं। तो यहाँ पर जो चयन की तकनीकें क्या है, आवेदन पत्र ले सकते हैं, लिखित परीक्षा करवा सकते हैं, प्रारंभिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो ये हर कंपनी हर संगठन के अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से हमने आपको बता दिए हैं कि चयन के तरीके यानी कि तकनीकें कौन कौन सी होती हैं। इसके बाद है वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण की प्रासंगिकता, प्रभाव और प्रकारों पर चर्चा कीजिए। तो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? दुनिया के देशों के बीच व्यापार, तकनीकी, संस्कृति, सूचनाओं और लोगों का आपसी आदान प्रदान। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव, ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, जिसमें भौगोलिक सीमाएं कम होती जा रही हैं और दुनिया के कोने कोने से लोग, वस्तुएं और सेवाएं आसानी से एक दूसरे से जुड़ रही है। यानी कि दुनिया के देशों विदेशों के बीच व्यापार, तकनीकी, संस्कृति का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इससे क्या होता है? इससे जो है एक जो है दुनिया जो है पूरी एक गांव की तरह लगती है। यानी कि इस घर से उस घर में, यानी कि इस शहर से दूसरे शहर में या फिर इस देश से दूसरे देश में हम लोग आसानी से जो है ट्रैवल कर सकते हैं, ये या फिर इधर से उधर चीजें भेज सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है।
उदाहरण के लिए भारत में बने कपड़े अमेरिका में बेचे जा रहे हैं, अमेरिका की कंपनियां भारत में सेवाएं दे रही हैं, जापान की कारें भारत में खरीदी जा रही हैं, और यह सब किसका कारण है? वैश्वीकरण का ही परिणाम है। इसके बाद देखते हैं वैश्वीकरण की प्रासंगिकता क्या है। तो आज के समय में वैश्वीकरण वैश्वीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य कारण है, पहला है आर्थिक विकास, इससे व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ते हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। इसके बाद है इसमें तकनीकी उन्नत, नई नई तकनीकों का तेजी से आदान प्रदान होता है, जिससे विकास तेज होता है। इसके बाद है रोजगार के अवसर, यानी कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के आने से नई नई नौकरियां बनती हैं। शिक्षा और ज्ञान का आदान प्रदान, विद्यार्थी और शिक्षक एक देश से दूसरे देश में जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृति का आदान प्रदान कर सकते हैं, लोग एक दूसरे की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को जान पाते हैं, जिससे आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है। यानी कि इससे क्या कर सकते हैं, वैश्वीकरण है उससे हमको आर्थिक विकास, आर्थिक लाभ भी हुआ है, तकनीकी उन्नत भी हुई है, यानी कि उनकी तकनीकी हमारे पास आई है, रोजगार के अवसर भी मिले हैं, शिक्षा और ज्ञान का आदान प्रदान भी हो रहा है, और सांस्कृतिक का भी आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है। इसके बाद है वैश्वीकरण के प्रभाव क्या हुए। सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक प्रभाव। तो यहाँ पर उपभोक्ताओं को विकल्प मिले हैं, यानी कि ग्राहकों को विश्व स्तरीय वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं। इसके बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ने से गुणवत्ता में सुधार होता है, यानी कंपनियां बेहतर उत्पाद देने की कोशिश करती हैं, क्योंकि अब जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, यानी कि जिसका माल अच्छा होगा उसी का माल ज्यादा बिकेगा। इसके बाद नई तकनीकी उपलब्धता, विकासशील देशों को नई नई तकनीकी जल्दी मिल जाती है। समृद्धि में वृद्धि, यानी कि वैश्विक निवेश से देश की आमदनी बढ़ती है। अगर मान लीजिए भारत में कोई कंपनी बाहर से आके निवेश करती है, तो यहाँ पर जो है भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसके बाद देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। तो स्थानीय लोगों को, उद्योगों पर खतरा है, यानी कि बड़ी विदेश कंपनियां जो है भारत में आ जाती हैं, इससे छोटे व्यवसाय जो है पीछे हो जाते हैं। इसके बाद है सांस्कृतिक पहचान कमजोर होना, विदेशी संस्कृति का प्रभाव बढ़ने से स्थानीय परंपराएं और भाषाएं कमजोर पड़ सकती हैं। इसके बाद है आर्थिक असमानता, वैश्वीकरण से लाभ कुछ बड़े उद्योगों और अमीर वर्ग को ही अधिक मिलता है, गरीब वर्ग को नहीं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, अधिक उत्पादन के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके बाद देखते हैं वैश्वीकरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहला है आर्थिक वैश्वीकरण, यानी कि देश के बीच निवेश और पूंजी का आदान प्रदान होता है, जैसे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में निवेश। इसके बाद है सांस्कृतिक वैश्वीकरण, यानी कि एक देश की संस्कृति, भाषा, फैशन, संगीत आदि का दूसरे देश में फैलना। जैसे राजनीतिक वैश्वीकरण, देशों के बीच राजनीतिक सहयोग और वैश्विक संगठनों जैसे यूएनओ, डब्ल्यूटीओ में सहभागिता। इसके बाद है प्रौद्योगिकी और सूचना का वैश्वीकरण, इंटरनेट और मोबाइल तकनीक से दुनिया भर में जानकारी का तेजी से प्रसार होना। ये सब क्या है? ये सब वैश्वीकरण के प्रकार हैं। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद यहाँ पर आपको निष्कर्ष लिख देना है। तो वैश्वीकरण ने दुनिया को एक दूसरे से करीब ला दिया है, इससे बहुत से अवसर और लाभ मिले हैं, लेकिन इससे कुछ चुनौतियां भी आई हैं। इसका उपयोग संतुलित और समझदारी से किया जाए तो यह सभी देशों के लिए लाभकारी हो सकता है। यहाँ पर ये निष्कर्ष लिखते, निष्कर्ष में आपको लिखना क्या होता है? निष्कर्ष में आपने जो भी ऊपर आपने लिखा हुआ है उसका आपको क्या करना है, एक दो पॉइंट सारांश निकाल के निष्कर्ष में आपको लिख देना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, और आगे चलकर आपकी और क्लासेस आएंगी, जिससे हम लोग जल्द से जल्द सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको क्लास थोड़ी स्पीड में लग रही हो, क्योंकि अभी और आपकी क्लासेस आने को है, तो उनको भी बनाना पड़ेगा, इसलिए टाइम जो है आपको टाइम, क्योंकि आप लोगों का कल पेपर है, तो हम जल्द से जल्द हो सकता है जितनी भी क्लासेस हो सके उतनी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।